Is it visible? जी नजर आ रही है। जी नजर आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है। तो ये क्रिमिनोलॉजी का हमारे पास इसकी कोर्स आउटलाइन है हमारे पास जो एफपीएससी ने हमें दी है। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास इसमें टोटल है 4 सेक्शंस। जो सेक्शन 1 है तो उसमें हमारे पास है फिर 4 पार्ट्स। जो हमारे पास बेसिकली इंट्रोडक्टरी हमारे पास सेक्शन है। इसमें हमारे पास पार्ट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है, जो कि हमारे पास पार्ट 1 और 2 जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने होते हैं। ठीक है, तो जो आज हम करेंगे वो हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करेंगे। और जो पार्ट 4 है जो कि हमारे पास थ्योरीज हैं, जो हमारे पास थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है इस सब का, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को करेंगे। थ्योरीज हम अलग इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम थ्योरीज को समझेंगे ना तो हमारी सारी क्रिमिनोलॉजी उसी में कवर हो जाएगी। हम हर क्वेश्चन में जो है तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जब हम देंगे तो हम इन्हीं थ्योरीज से देंगे, और हमारे पास जो रिकमेंडेशंस और जो हमारे पास वे फॉरवर्ड है वो हम इन थ्योरीज से ही देंगे। फिर इसके बाद है सेक्शन 2 है हमारे पास, जिसमें जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, और प्यूनेटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स है। तो इसमें जो है ये भी हमारे पास बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ये हम एक ही लेक्चर में करेंगे। ये सेम चीजें हैं, एक उसका जो है तो जो कॉजिटिव फैक्टर्स हैं और वो चीजें हैं वो इसमें आएंगी, और दूसरा हमारे पास उसके लिए जो पूरा प्रोसीजर है उसमें फिर प्रॉब्लम्स और रिकमेंडेशंस वो सब हम करेंगे। फिर इसके बाद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो कि एडल्ट्स के लिए हमारे पास, तो उसमें भी वही है कि उसके पॉजिटिव जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो हमारे पास फाउंडेशंस हैं, उसमें जो हमारे पास एक्टर्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद है ट्रीटमेंट, रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें एज सच कोई हमारे पास वो नहीं है, ये बहुत इजीली इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर हमारे पास है सेक्शन 3, तो इसमें हमारे पास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन है, और इंटरनेशनल पुलिसिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब सेक्शन 3 में हमने क्या करना है कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये जो पार्ट 9, 10 और 11 है ये हम कर लेंगे। ठीक है, जो पार्ट 12 है जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है ना, तो इसके आपको नोट्स कहीं से भी मिल जाएंगे, मैं अपने भी शेयर कर दूंगी, तो उससे आप कर लें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा से ज्यादा आप क्या क्रिएटिविटी दिखा सकेंगे उसकी राइटिंग में, बस वही फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वही आपने लिखने होते हैं। ठीक है, और जो सेक्शन 4 है तो ये हमारे पास जरा कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में क्रिमिनोलॉजी है हमारे पास, तो ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आज हम जो है तो स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, सेक्शन 1 से। मैं आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ। हुरिया, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुकी हैं? जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलें ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक मिनट, मैं इन सबको ऐड कर लूँ। आई एम वेरी सॉरी, आई एम यूजिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से क्रिमिनोलॉजी के बारे में, कि हम पहले हम इसका जो है तो लफ्जी मतलब क्या है हमारे पास वो कैन समबडी प्लीज गाइड मी कि मैं इसमें ये वेटिंग रूम का ऑप्शन कैसे बंद करूं, क्योंकि इट इज डिस्टर्बिंग मी। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी का जो है तो अब हम लफ्जी मतलब उसका क्या है, तो वो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एक लैटिन और एक ग्रीक वर्ड है। क्राइमिन मींस एक्यूजेशन एंड लॉजिया मींस टू स्टडी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, इंक्लूडिंग इट्स कॉजेस,
responses by law enforcement and methods of prevention. 3 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। हम क्राइम एंड क्रिमिनल्स के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसकी कॉज क्या है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। रिस्पॉन्सेज बाय लॉ इन्फोर्समेंट, कि हमने कि उसके लिए लॉस कैसे बने हैं और वो हमारे पास प्रिवेंटिव है या हमारे पास ऐसे हैं कि वो उसको पेनल्टी देते हैं, क्या करते हैं वो हम पढ़ेंगे। और मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम इसमें हर क्रिमिनोलॉजी में हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इसकी प्रिवेंटिव साइड पहले देखनी है। अब ब्रीफ हिस्ट्री इसकी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी कि जो क्रिमिनोलॉजी था तो इसको 1879 से पहले क्रिमिनल लॉ था, ठीक है। क्रिमिनल लॉ एक सब्जेक्ट था और उसमें हमारे पास क्रिमिनोलॉजी उसका एक पार्ट था, ठीक है। उसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन उसको ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन 1879 में पॉल टॉपिनार्ड जो है तो उन्होंने उसको एज अ स्पेसिफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन उसको एज इंट्रोड्यूस कराया क्रिमिनोलॉजी को। फिर 85 में जो है 1885 में राफेल गैरफेलो ने इसको जो नाम था फ्रेंच नेम, उसको वो इटालियन नेम उसको दिया क्रिमिनोलॉजिया, ठीक है। उसको फिर से ये क्रिमिनोलॉजी हो गया। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। मैंने डेफिनेशंस इसकी बहुत जगहों पे बहुत सारी डेफिनेशंस देखी हैं, लेकिन दीज 3 आर डेफिनेशंस जो मैंने पिक की हैं। इसमें से आपको कोई और डेफिनेशन इजी लगे या वो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मुझे ये इजी लगी और अच्छी लगी तो मैंने ये इसमें ऐड कर दी। अच्छा, पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो एडविन सदरलैंड की है, जो कहते हैं कि द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेकिंग ऑफ लॉज, ब्रेकिंग ऑफ लॉज एंड रिएक्शन टू द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। 3 चीजें हमें बताइए कि एक तो हमारे पास मेकिंग ऑफ लॉज के बारे में बता दिया कि हमारे पास लॉज बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं और किस बेसिस पे बनते हैं। फिर है ब्रेकिंग ऑफ लॉज, यानी क्राइम हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास एनी एक्ट दैट इज कमिटेड अगेंस्ट द क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो वो कमिट हो जाए तो वो हमारे पास ऑब्वियसली क्राइम ही होगा। और रिएक्शन टू द ब्रेकिंग ऑफ लॉज वही है कि हमने उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हमने क्या लिए थे, हमने उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन हमने कैसे करनी है। फिर हमारे पास एलियट की डेफिनेशन आती है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। और फिर एक और डेफिनेशन है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉजेशन, करेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। अब नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन भी आया था कि आपने मतलब एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी हमारे पास बेसिकली इट्स सोशियो लीगल इन नेचर, ठीक है। सोशियो लीगल इन नेचर है। सदरलैंड इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना। वी कैन नॉट डिनाई कि हमारी सोसाइटी में क्राइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता या नहीं करता। क्राइम एग्जिस्ट, हमारी वो सोसाइटी में हमारी क्राइम एग्जिस्ट करता है और उसको हमने एज अ सोशल फिनोमेना उसको हमने ट्रीट करना है। हमने उसके पॉजिटिव फैक्टर्स को भी देखना है, उसकी हमने प्रिवेंशन कैसे करनी है या उसकी हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ठीक है। एंड अ सोशल साइंस कंसर्न विद दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डेड एज क्रिमिनल्स। जो हमारे पास क्राइम कमिट करते हैं दे आर द क्रिमिनल्स, राइट। और क्रिमिनल्स क्या है, हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब हमने उस ह्यूमन बिहेवियर के जो है तो उसको हमने देखना है कि इस बंदे ने ये क्राइम कमिट कैसे किया, क्यों किया, उसके ऊपर हमने इन्फ्लुएंसेस देखने हैं कि वो उसके ऊपर कौन कौन सी इन्फ्लुएंसेस है। तो मोस्टली हम सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में अगर हम बात करें तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमारे पास पूरा एक थ्योरी है इसके ऊपर, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है इसमें, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है, तो वो हम देखेंगे इसमें। फिर इसके बाद है कि मिनिमाइजिंग द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम, रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेट द क्रिमिनल, ठीक है। इंसिडेंट्स और प्रिवेलेंस में आप में से किसी को डिफरेंस पता है? Anybody who wants to answer? आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इंसिडेंट्स और प्रिवेलेंस में कोई डिफरेंस अगर आप में से किसी को पता हो तो? इंसिडेंट्स का तो आई गेस सिर्फ लफ्जी मायने लिया जाए तो मतलब ये होता है कि कब कोई चीज पेश आ रही है, जैसे इंसिडेंट से निकला है तो इंसिडेंट्स, ठीक है। और प्रिवेलेंस का मतलब ये होगा कि अगर वो पेश आ रही है तो कितनी प्रिवेलिंग है वो सोसाइटी में।
बिल्कुल एग्जैक्टली। इंसिडेंट्स हमारे पास ये एक प्रिवेलेंस हो गया जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी है, ठीक है। तो और एक हमारे पास आ जाता है इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स हमारे पास होता है द न्यू केसेस रिपोर्टेड, ठीक है। ये हमारे पास मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में भी यूज होता है कि इंसिडेंट्स ऑफ अ डिजीज के उसके न्यू केसेस कितने आ रहे हैं, और इसी तरह क्रिमिनोलॉजी में हमारे पास जो क्रिमिनल केसेस हैं वो कितने आ रहे हैं। तो जो क्रिमिनोलॉजी है वो हमारे पास दो चीजों को टारगेट करती है। एक तो हमारे पास जो प्रिवेलेंट क्राइम्स हैं, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स करती है उसके लिए, जो क्रिमिनल्स हैं वो सब उनके लिए, और उनकी रिहेबिलिटेशन करती है, ठीक है। जो ऑलरेडी प्रिवेलेंट है उनको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, तो जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको हम टुवर्ड्स बेटरमेंट लेके जा सकते हैं। और इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम जो हमारे पास अभी न्यू क्राइम्स रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए, उनकी रोकथाम के लिए हम जो क्रिमिनोलॉजी है तो वो उसके साथ डील करती है। Acha, it also suggests reforms in penal code and its enforcement in order to make them rational and humanitarian. Penal code जो हमारे पास है पाकिस्तान का, वो है पाकिस्तान penal code 1860, और वो हमारे पास जो है तो सारी punishments और वो हर crime के लिए हमारे पास वो determine करता है। तो क्रिमिनोलॉजी से पहले ये था कि अच्छा हमारे पास प्री क्लासिकल और क्लासिकल एराज में ये होता था कि अगर कोई ये रैशनल और ह्यूमैनिटेरियन पनिशमेंट्स के बारे में आपको बता रही हूँ। ये होता था उसमें प्री क्लासिकल और क्लासिकल एराज में कि अगर कोई क्राइम करता था तो उसको बहुत सख्त सजा मिलती थी, और वो इन अकॉर्डिंग्स विद द क्राइम नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने चोरी की है तो उसका आप ये सजा दे सकते हैं कि उसको आप कैद कर लें या उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगा लें कोई इस तरह। लेकिन उन केसेस में क्या होता था कि वो उसको मार देते थे। तो चोरी करना इज अ क्राइम, बट किलिंग समवन फॉर दैट क्राइम इज इनह्यूमेन, इरैशनल। तो वो चीजें होती रही थी पास्ट में, तो उसको जो है तो रैशनल करने के लिए, और वो जो इनह्यूमेन सजाएं आ रही थी उनको जो था तो थोड़ा सा नॉर्मल करके इन अकॉर्डेंस विद द क्राइम, तो क्रिमिनोलॉजी ने उस पर बड़ा काम किया, ठीक है। नाउ हमारे पास पर्पस ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है। क्रिमिनोलॉजी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव भी है, प्रिस्क्रिप्टिव भी है एंड प्रिवेंटिव भी है। डिस्क्रिप्टिव कैसी है, वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन करती है डिफरेंट चीजों की, कि क्राइम कैसे हुआ, क्यों हुआ, why a crime occurs, how a crime occurs, and the trends in crime, ठीक है। the factors affecting criminality, इन सब चीजों को ये हमारे पास डिस्क्राइब करती है। फिर प्रिस्क्राइब क्या करती है हमारे पास, एक तो ये करती है कि जो हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसकी इफेक्टिवनेस को असेस करती है, ठीक है। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो हमारे पेनल्टीज हैं उसको रैशनल और अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स उसको रखती है, ठीक है, उसकी असेसमेंट हो गई। और दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि वो रिहैबिलिटेशन ऑफ द क्रिमिनल्स करती है हमारे पास। जो क्रिमिनल्स हमारे पास प्रिवेलेंट क्राइम्स में हैं उनकी रिहैबिलिटेशन करते हैं, ताकि वो लोग जो कि एक बर्डन थे सोसाइटी पे भी, इकोनॉमी पे भी, उनको हम एक यूजफुल सिटीजन बना सके, प्रोडक्टिव सिटीजन हम बना सके, बोथ फॉर द सोसाइटी, फॉर इकोनॉमी एंड फॉर द पर्सन इंडिविजुअली। और प्रिवेंशन हमारे पास क्या कर सकता है कि स्टडीइंग एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। फिर है स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अच्छा क्रिमिनोलॉजी जो है तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है। इसमें बिहेवियरल साइंसेस हमारे पास आ जाते हैं और सोशल साइंसेस, उन सब को कंबाइन करती है। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी हमारे पास बेसिकली ये है कि ये हमारे पास किन किन फील्ड्स को इन्वॉल्व करती है, और हमारे पास किन किन फील्ड्स में ये इसका काम है, मतलब उसमें इसका एक पार्ट है ये। और यही हमारे पास एवोल्यूशन है क्रिमिनोलॉजी की, कि उसमें हर सब्जेक्ट जो है तो उससे एक डायमेंशन ऐड होता गया, तो क्रिमिनोलॉजी जो है तो वो वास्ट होता गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट। तो हमने पहले पढ़ा कि इट्स सोशियो लीगल इन नेचर, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर जो है तो इसके स्कोप में सोशियोलॉजी आ जाती है। फिर लॉ एंड लीगल सिस्टम्स आ जाते हैं इसमें। फिर इसके बाद हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ेंगे, हम बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी भी इसमें आ जाती है, साइकोलॉजी भी आ जाती है, जो हमारे पास क्रिमिनल की साइकी आ जाती है, ठीक है, साइकेट्री आ जाती है। फिर एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, स्टैटिस्टिक्स है, गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल सिस्टम्स, हमारे पास फोरेंसिक साइंसेस आ जाते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, it's a part of the scope of criminology.
सब डिविजन्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी हमारे पास है, पीनोलॉजी है जो कि हमारे पास प्रिजन और प्रिजन सिस्टम्स की जो स्टडी है वो है। फिर बायोक्रिमिनोलॉजी है which was the study of biological basis of criminal behavior. इसमें ये होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि इसमें ये एक थ्योरी है जिसमें कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम होता है। इट्स अ थ्योरी, राइट? तो उसमें ये बायोलॉजिकल बेसिस की बताते हैं कि क्रिमिनल्स और जो नॉर्मल लोग हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम। फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वुमेन एंड क्राइम। और फिर क्रिमिनलिस्टिक्स है, इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम डिटेक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस। अब स्टेटस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, तो उसकी मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री जरा बता देती हूँ, फिर मैं आपको करंट स्टेटस उसका बताती हूँ। इसका भी एक क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर्स में। So it was for the first time introduced in Pakistan by Dr. Muhammad Shoaib Sadal, who is a PhD in white collar crimes from Cardiff University, London, and the first university to offer criminology in Pakistan as a discipline was Karachi University. Current status हमारे पास ये है कि अभी 15 यूनिवर्सिटीज हैं कंट्री वाइड जो कि हमारे पास MS मतलब मास्टर्स और बैचलर प्रोग्राम क्रिमिनोलॉजी में वो ऑफर कर रही हैं। और इसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट को ये मसला बहुत है इन पाकिस्तान के, उनके लिए जो है, तो जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्रिमिनोलॉजिस्ट की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो एक तो उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, दूसरा उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। तो मैंने अभी देखा था कि 2019 में पंजाब गवर्नमेंट ने इनके लिए जॉब्स अनाउंस की थी, लेकिन क्रिमिनोलॉजिस्ट के लिए, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट मोर टू डू। तो ये हमारे पास करंट स्टेटस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो था, तो उसमें ये इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। आप सबको समझ आ रही है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अगर कहीं आपको मसला हो तो प्लीज यू कैन टेल मी कि मैं थोड़ा स्लो बोलूं या लाइबा, जी जी हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन। वो मैंने इसलिए स्टॉप कर नहीं किया आपको क्योंकि फिर वो टेम्पो आपने कहा था खराब होता है। ये सोशियो लीगल अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सोशियो लीगल ऐसे हमारे पास क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है। इसमें हमने स्टार्ट में ही पढ़ा कि इट इज अ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन वो हमारे पास किस चीज की करता है कि क्राइम क्यों हुआ, ठीक है। अब क्यों हुआ हमारे पास, फिर हम उसमें थ्योरीज आ जाते हैं, ठीक है। जब हम ये थ्योरीज कर लेंगे ना, तो आपको ये सारा पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब क्यों आया है का आंसर हमारे पास थ्योरीज से आता है। उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे पास उसमें एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, सोशियोलॉजिकल पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। वो हमारे पास सोशियोलॉजी के डिफरेंट थ्योरीज हैं जो हमारे पास डिफाइन करते हैं कि अच्छा इस वजह से ये इसके ऊपर सोसाइटी का ये इफेक्ट आया था, तो इसमें क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ ये बंदा गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमने एडविन सदरलैंड की मैंने आपको वो बताया कि उन्होंने कहा कि क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना। क्राइम जो है, जो करते हैं क्रिमिनल्स, दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो क्राइम हुआ है इट इज ड्यू टू, अब ये हमने प्रूफ करना है कि इट इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो या नेबरहुड से हो, या फिर वो किसी ऐसी जगह पे रह रहा हो, स्लम्स में रह रहा हो, तो वो जो उसके जो डोमिनेंट कल्चर की तरफ जाना चाह रहा है, तो उसके लिए वो कैसे मीन्स लेता है, वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन भी करूंगी। और दूसरे कि इसका रिएक्शन हमारे सोसाइटी पे ही आता है, और अल्टीमेटली ये सोशल ऑर्डर को ही डिस्टर्ब करता है। और सोसाइटी को रन करने के लिए हमने बनाए हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स, और फिर इसके बाद जब एज द सिविलाइजेशन एडवांस, तो हमने लॉज बनाए, ठीक है। लॉज हमने बनाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सेफगार्ड ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। तो उनमें अगर ब्रीच कोई डालना चाहेगा तो वो क्रिमिनल होगा, ठीक है। तो इसने हमारे पास सोशियोलॉजी को भी और जो लीगल सिस्टम्स है उसको कंबाइन कर दिया, यानी उसका जो बिहेवियर था जो हम सोशियोलॉजी में उसका पढ़ते हैं,
और जो लीगल पार्ट है उसका कि उसके लिए हमने जो पेनल्टीज हैं, जैसे पेनोलॉजी मैंने आपको बताया, क्रिमिनल लॉ बताया, तो ये चीजें उसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन करती है, डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन दोनों को मिला के हमारे पास सोशियो लीगल इन नेचर है। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी क्लियर है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अभी हम ऐसे करते हैं कि सेकंड हम इसका पार्ट शुरू कर देते हैं। हमने एक मिनट, अब इसके बाद मैं जो अभी आपके साथ नोट्स शेयर करने वाली हूँ, तो वो मैं आपको फिर ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर लूंगी। वो पीडीएफ फॉर्म में है, सर असमतुल्लाह जुनेजो के नोट्स हैं वो। तो उसमें से मैं कुछ चीजें अपने नोट्स से जो सर ने हमें पढ़ाया था, मैं उससे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो ये जो रिकॉर्डिंग है उसमें आपके पास होगा। नो नीड टू राइट इट डाउन नाउ, आप फिर बाद में इसको सुन सकते हैं और फिर लिख सकते हैं। और टाइम कितना रह गया है रिकॉर्डिंग, ये क्लास एंड होने में भी है? चलें ठीक है, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये डॉक्यूमेंट। ये मेरे अपने नोट्स हैं, उसको मैंने स्कैन करवाया। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये इन नोट्स में जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी पीडीएफ वाले, उसमें नहीं है ये। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, फिर आप इसमें से ये कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सेक्शन 2 है, उसमें हमारे पास अब आगे आता है क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो अब इस सेक्शन में हमने क्या क्या करना है कि मैं आपको कंटेंट्स इसमें बता देती हूँ जो हमने कवर करना है। क्रिमिनल लॉ, डेफिनेशन उसकी, ठीक है। फिर क्रिमिनल लॉज इन पाकिस्तान कैसे होते हैं हमारे पास, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ है, फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ है, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ, एंड पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ। So starting with criminal law, it is a specific statute, ordinance, regulation or other sources of the law that deems an action to be a crime. ठीक है, कोई हमारे पास ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट जो कि हमारे पास किसी एक्शन को कह दे कि दिस इज अ क्राइम, तो ठीक है, उस डॉक्यूमेंट और उस जो वो स्टेटमेंट है, दैट इज क्रिमिनल लॉ फॉर अस। ठीक है, criminal law is actually that body of law that defines criminal offenses, regulates the apprehension, charging and trial of suspected persons, and fixes penalties and modes of treatment applicable to convicted offenders. ठीक है, एक तो हमारे पास क्या करता है कि ये जो ऑफेंसेस है उसको डिफाइन करता है। डिफाइन इसलिए करता है ना, क्योंकि अगर कोई बंदा कोई क्राइम कमिट कर रहा है, ठीक है, तो उसको पहले से पता है कि ये क्राइम है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ ने उसको डिफाइन किया हुआ है। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस चीज का पता नहीं था, क्योंकि दिस हैज बीन डिफाइंड बाय द क्रिमिनल लॉ। उसको प्रॉपर्ली उसको डिफाइन किया हुआ है। रेगुलेट्स द एप्रीहेंशन एंड चार्जिंग एंड ट्रायल ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। उनको जो फिर ये हमारे पास जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, उस सबको ये हमें बताता है कि उसने एक मिनट मैं इनको ऐड कर दूं। जो क्रिमिनल कोड का प्रोसीजर है उसको हमारे पास, उसको भी रेगुलेट करता है। ठीक है, पेनल्टीज को हमारे पास जो मैंने आपको पीनल कोड का बताया, उसको असेसमेंट उसकी करता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ जो है तो वो उसको क्रिमिनोलॉजी उसकी असेसमेंट करता है, क्रिमिनल लॉ जो है वो उसको बनाता है। और मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट एप्लीकेबल टू कन्विक्टेड ऑफेंडर्स, यानी वही पेनल्टीज वाली बात होगी इसमें। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसमें बेसिकली इट्स द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये क्या था कि हमारे पास क्रिमिनल, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्रिमिनल लॉ हैज बीन दैट अ क्राइम is an act that is morally wrong. The purpose of criminal sanctions was to make the offender give retribution for harm done and expiate his moral guilt. Punishment was to be meted out in proportion to the guilt of accused. ठीक है, पहले हमारे पास ये होता था कि मैंने आपको बताया कि पहले जितनी सजा होती थी, जितना जुर्म होता था उससे बड़ी सजा होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया तो वो थोड़ा सा रैशनल होता गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जितना गिल्ट होता था उतनी ही उसको सजा मिलती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इन मॉडर्न टाइम्स मोर रैशनलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक व्यूज हैव प्रीडोमिनेटेड।
हमारे पास डिफरेंट राइटर्स थे। सिज़ार बेकेरिया थे। सिज़ार बेकेरिया जो है, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनल लॉ। और just by the way, Cesare Lombroso is called as the father of criminology. ठीक है। अच्छा, और ये जेरेमी बेंथम थे। ये इन सब ने क्या किया था कि इन्होंने क्रिमिनल लॉ का मेन पर्पस जो है वो ये सेट किया है कि हम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम करेंगे इससे। ठीक है। पहले तो था कि सजा देनी है, सजा देनी है, जितना गिल्ट है उसके अकॉर्डिंग देनी है। फिर उसके बाद एक और उसमें गोल उसका ऐड हो गया कि हमने प्रिवेंशन ऑफ क्राइम भी करना है। ठीक है। With the development of social sciences, new concepts arose, such as those of protection of जी। ये अपना सिफ्त भाई है, इनको जरा अलाउ कर दें प्लीज, वो वेट कर अच्छा रहे जी। हैं। अच्छा, मैं ऐड करती हूँ उनको। ये काइंडली आप रिपीट करिए, सिज़ार बेकेरिया का क्या बताया आपने? अच्छा, सिज़ार बेकेरिया जो है हमारे पास, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनल लॉ। इज इट क्लियर? यस यस, ओके, थैंक यू। अच्छा जी। अब इसके बाद हम कहाँ थे? ठीक है। उन्होंने कहा, जो हमारे पास सिज़ार बेकेरिया है, जेरेमी बेंथम है, जो हमारे पास राइटर्स थे, राइटर्स ऑफ इनलाइटनमेंट, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्रिमिनल लॉ का मेन पर्पस जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। ठीक है। हम लोग द सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, तो हमारे पास क्रिमिनोलॉजी इज मूविंग मोर टुवर्ड्स प्रिवेंटिव साइड्स। ठीक है। With the development of social sciences, new concepts arose, such as those of protection of the public and reform of the offender. पब्लिक की प्रोटेक्शन भी हमने करनी है, जो उसका हार्म कॉज हुआ है उसकी वो भरपाई भी करनी है, उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है, और जो ऑफेंडर है उसको भी हमने रिहेबिलिटेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी ही इज अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। तो उसको हमने एक प्रोडक्टिव जो है मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमने उसको बनाना है। ठीक है। इसका हमारे पास जो है तो एग्जांपल कहाँ से मिलती है कि जो हमारे पास जर्मन क्रिमिनल कोड ऑफ 1998 था, उन्होंने उसमें ये था कि द इफेक्ट्स ऑफ व्हिच द पनिशमेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव ऑन द परपेट्रेटर्स फ्यूचर लाइफ इन द सोसाइटी शैल बी कंसिडर्ड। कि हमने उसको जो पनिशमेंट दे रहे हैं ना, जो क्रिमिनल को, तो उस पनिशमेंट के इफेक्ट्स को कंसिडर करना होगा कि वो उसके लिए इन द फोर्सिएबल फ्यूचर वो उसके लिए प्रोडक्टिव है या नहीं, वो उसको और ट्रॉमेटाइज करेगा। ठीक है। तो हमने ऐसे लॉज बनाने हैं जो कि उसको बेनिफिट करेगा इन लॉन्ग रन। आगे जाके वो उसके लिए वो जो सजा होगी वो उसके लिए रिहेबिलिटेशन होगी, सिर्फ पेनल्टी नहीं होगी, रिहेबिलिटेशन भी होगी। फिर इसके अलावा हमारे पास जो एक मिनट में इनको ऐड कर। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने क्या कहा हमारे पास के 1962 उनका अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट में उन्होंने कहा कि टू गिव फेयर वार्निंग ऑफ द नेचर ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड टू प्रमोट द करेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर्स। ठीक है। वही था कि हमने अगर उसको वार्निंग देनी है, ठीक है, जो क्राइम को सही से आपने डिफाइन करना है और उसकी वार्निंग आपने देनी है। लेकिन अगर वो बंदा वो ऑफेंस जो है तो वो फिर भी कमिट कर देता है, आई एम सॉरी, वो कमिट कर देता है, तो फिर उसकी जो है तो उस बंदे को रिहेबिलिटेशन भी आपने करनी है और उसकी आपने करेक्शन उसकी भी करनी है, और सोसाइटी में भी आपने ऐसे उसको प्रमोट करना है कि उसकी करेक्शन हो सके। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया है कि हमारे पास प्रिवेंशन की तरफ इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स द प्रिवेंटिव साइड। ठीक है। और इससे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास डेटरेंस है वो भी होगी, क्योंकि पनिशमेंट्स तो मिल रही हैं इन अकॉर्डिंग टू द क्राइम, लेकिन वो पनिशमेंट्स इन लॉन्ग रन उनके लिए रिहेबिलिटेशन है। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि
जो ऑफेंडर्स हैं वो भी हमारे पास प्रोडक्टिव सिटीजन्स बन जाएंगे, और जो डेटरेंस हो रही है तो इस दोनों तरफ पे हमारे पास एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगी, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सोशल नॉर्म्स हो जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास है मेजर क्रिमिनल लॉज इन पाकिस्तान, ठीक है। अब मेजर क्रिमिनल लॉज आपने सिर्फ इसके नाम याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने हर जगह पे यही दोनों नाम यूज करने हैं। एक पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी 1860 है, और एक सीआरपीसी 1898 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये दोनों आपने हर जगह पे याद करने हैं, ठीक है। ये आप इसका आप रेफरेंस जरूर देंगे, बेशक इसको पूरा ना इसको पढ़ भी नहीं सकते और ना पढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान पीनल कोड हमारे पास पेनल्टीज को जो है तो वो उसने डिसाइड की होती है कि क्या क्या पेनल्टी है किस किस क्राइम के लिए। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारे पास है तो वो हमारे पास जब ऑफेंस कमिट हो जाए ना, और फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेप से लेके टिल दी लास्ट स्टेप के उसको उस सब को जो है तो ये हमारे पास सीआरपीसी जो है उसने उसकी गाइडलाइंस बताई हैं, उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, तो वो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम वो पढ़ेंगे। अब हम आते हैं आगे, फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि द प्रिंसिपल्स ऑन विच द क्रिमिनल लॉ इज फॉर्म्ड या डिजाइन शुड बी क्लियर इन इट्स लैंग्वेज, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज में हो, ऐसे डिफाइन हुआ हो कि वो सबको पता हो कि ये क्रिमिनल लॉ है। ये अगर हम ये काम कमिट करेंगे तो इट इज एन ऑफेंस, इट इज अ ब्रीच इन क्रिमिनल लॉ, वी आर डूइंग इट अगेंस्ट द क्रिमिनल लॉ एंड इट इज अ क्राइम, ठीक है। शुड एड्रेस द क्राइम, उसको प्रॉपरली उसको डिफाइन करे, प्रॉपरली उसको एड्रेस करे हमारे पास क्राइम को, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। इम्पार्शियल हो हमारे पास, किसी भी गैर जानिबदाराना हो, बस एज सिंपल एज दैट। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, किसी भी किस्म के उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबके लिए इक्वल हो, और सबको अगर कोई कमिट करता है क्राइम तो उसके ऊपर इक्वली वो क्रिमिनल लॉ लायबल है। एंड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स, तो जैसे हमने पढ़ा कि ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो और रैशनल हो, ये दोनों हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ, you guys have to tell me what is the difference between criminology and criminal law as per your understanding. Hello? The main difference between the criminology and criminal law is basically क्रिमिनोलॉजी जो आपके पास होती है ना, वो आपके पास तो स्टडी ऑफ क्राइम्स, प्रिवेंशन, रिबिएशन वगैरह की स्टडीज है ना, उसको क्रिमिनोलॉजी आप बोलते हो। और क्रिमिनल लॉज हैं वो सिर्फ आपके पास लॉ डील कर रहे होंगे। क्रिमिनोलॉजी में आपके पास एक्स्ट्रा ये चीज़ आ जाती है, इट्स नॉट ओनली कंसर्न विद द लॉ बट इट आल्सो रिलेट्स विद द मतलब क्राइम होता कैसे है, उसकी प्रिवेंशन की जा सकती है, और क्रिमिनल का बिहेवियर वगैरह पढ़ने में भी वो चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। Anybody else wants to add anything to it? सेम जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली जो आपके पास क्रिमिनोलॉजी है ना, इट डील्स विद क्राइम, क्रिमिनल, व्हाई डू पीपल कमिट क्राइम, एंड इट टेल्स अबाउट द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। जो क्रिमिनल लॉज हैं वो एक्चुअली सिर्फ लॉज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस तरह आपके पास पाकिस्तान पीनल कोड है, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड है, ये सारे इसको आप क्रिमिनल लॉज की कैटेगरी में लेंगे। और क्रिमिनलिटी पूरा एक प्रोसीजर है जो कि किस तरह क्राइम होता है, क्यों होता है, उसकी कॉजेशन क्या है, उसकी वजूहत क्या है, ये क्रिमिनलिटी, ये क्रिमिनोलॉजी। बिल्कुल सही है। बेसिकली क्रिमिनोलॉजी इज द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसका, और क्रिमिनल लॉ जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल फॉर्म है उसकी, ठीक है। तो जो द क्रिमिनल पॉलिसीज पोस्टुलेटेड बाय क्रिमिनोलॉजी आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द एजेंसी ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। हेलो? Yes, ma'am, we got it. ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वैश्विक एक डेफिनेशन है हमारे पास। क्राइम इज अ फॉर्मल सोशल कंडेमेशन ऑफ फॉरबिडन कंडक्ट बटरेस्ड बाय सैंक्शन कैलकुलेटेड टू प्रिवेंट इट।
है बस फॉरबिडन कंडक्ट, जो हमारे पास जो सोशल नॉर्म्स है ना, उसके अगेंस्ट अगर कोई जाएगा, ठीक है, तो उसको हम उसको सोशली कंडेम करेंगे, ठीक है, और बटरेस यानी सपोर्टेड बाय सैंक्शंस कैलकुलेटेड टू प्रिवेंट इट। सैंक्शंस जो हमारे पास, जो पीनल कोड है वो हमारे पास सैंक्शंस जो है वो डिसाइड करेगा। तो ये दिस होल प्रोसेस जो है ना, इट इज इंटरलिंक्ड। क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल लॉ इसको ये इंटरलिंक्ड है, और दे कैन नॉट फंक्शन इंडिविजुअली, रादर दे फंक्शन कलेक्टिवली, ठीक है। अब पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास काउंटर एक्ट करता है क्राइम्स को, ठीक है, बैलेंस करता है क्राइम और सेल्फ डिफेंस को। हमारे पास क्रिमिनल लॉ में क्लियरली वो डिफाइन है कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कोई काम हो तो उसमें हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, और अगर वो क्रिमिनल इंटेंशन हो उसका, तो फिर वो क्राइम होगा, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी होगी, ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी। तो ये चीजें हम क्रिमिनल लॉ हमें बताता है, और मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर हमारे पास करता है कि डेटरेंस भी करता है, रिहेबिलिटेशन भी करता है, तो हमारे पास सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। इज इट क्लियर? शैल वी मूव ऑन? यस। जी श्योर। Now we are done with the part 2 of the section 1. अभी हम, ठीक है, ये नोट्स मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, लेकिन इसमें ये कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे, तो वो मैंने इसमें अपने नोट्स से ऐड किए जो हमें सर ने पढ़ाया था। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे, हमारे पास इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप अगर सिलेबस में देखें तो है डिवियंस, वैल्यू, नॉर्म्स, सिन, इविल, वाइस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इन नोट्स में जो है तो सिर्फ सोशल डिवियंस के बारे में लिखा हुआ है, और सिन के बारे में, वाइस के बारे में भी है, लेकिन मैं आपको नॉर्म्स और वैल्यू इन सब की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। अगर आप नोट डाउन अभी करना चाहें तो अभी नोट डाउन कर लें, नहीं तो फिर आप जब ये इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उसकी। लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लें तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अब नॉर्म्स हमारे पास क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर नॉर्म्स? एनी अंडरस्टैंडिंग यू हैव अबाउट नॉर्म्स तो आप बता दें। एक्चुअली नॉर्म्स आर दी रूल्स, वो जो किसी स्टेट को मतलब रूल करने के लिए, या सेट ऑफ रूल्स को नॉर्म्स आप कह सकते हैं। उसको मॉरल वैल्यूज के कॉन्सेप्ट में लिए जा सकते हैं, उनको हम नॉर्म्स कहेंगे। ठीक है, और नॉर्म्स और वैल्यूज में डिफरेंस क्या हो सकता है फिर? तो वैल्यूज है ना, वो एक्चुअली मॉरल वैल्यूज में आ जाती हैं, वो मोरालिटी के कॉन्सेप्ट में आती हैं। और जो अब नॉर्म्स हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो डेवियंस और ये वाइस के कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंशिएट होगा उसको इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, आई गेस मैं सही। चलें ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले जो है हम वैल्यूज को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। वैल्यूज आर बेसिकली द आइडियल प्रिंसिपल्स फॉर अ सोसाइटी टू फॉलो, ठीक है। दे आर द आइडियल प्रिंसिपल्स फॉर अ सोसाइटी टू फॉलो। ये हम कहते हैं ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारी कदरें हैं, ठीक है। तो दे आर बस वो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, हर सोसाइटी के अपने होते हैं। अब नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स का आप नोट कर लें प्लीज। दे आर द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर सेटिंग और सिचुएशन, ठीक है। ये हमारे पास सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं अबाउट अ पर्टिकुलर बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सेटिंग और सिचुएशन। फिर नॉर्म्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक वोक्सवेज हैं या फोकवेज हैं। आप एफ उसकी डेफिनेशन वो स्पेलिंग है FOLK, फोक, WAYS वेज, फोकवेज या वोकवेज, यू कैन प्रोनाउंस इट बोथ वेज, ठीक है। अब और एक है मोरेस, MORES, दे आर कॉल्ड एज मोरेस, मोर्स की तरह लिखा जाता है लेकिन इट्स मोरेस। तो जो फोकवेज हैं वो हमारे पास वो नॉर्म्स हैं, ठीक है, which are not closely bending upon a person in a society, ठीक है। फोकवेज ये होता है कि आप एक सोसाइटी के वो नॉर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी के ऊपर इतने सख्ती से लागू नहीं होते, लाजमी नहीं होते कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है। अब उसमें आ जाता है फूड, आ जाता है। अब एक कल्चर है, उसमें सब एक सोसाइटी है, उसमें डोमिनेंट कल्चर ये है कि सब देसी खाना खाते हैं, ठीक है। अगर उसमें से कोई जाके कोई इटालियन खाए या कुछ खाए तो
आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने जो है तो नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी की है। नो, वो कर सकते हैं ये, ठीक है, ये फोक वेज हैं। फिर है ड्रेसिंग। अगर डोमिनेंट कल्चर में ये है कि शलवार कमीज है लेकिन उस बंदे ने जाके पहनी जीन्स ही और टी शर्ट ही है, तो आप उसको टारगेट नहीं कर सकते कि आप अगेंस्ट द नॉर्म्स जा रहे हैं। नहीं, ही कैन डू दैट। लैंग्वेज है। अब हमारे कल्चर में जो हमारी सोसाइटी है, डोमिनेंट कल्चर में हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है पश्तो, लेकिन बहुत सारे लोग उर्दू बोलते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारे लोग दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो उसके ऊपर कोई नहीं कहता कि ये नॉर्म्स जो हैं तो वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं, उसको क्वेश्चन कोई नहीं करता। वेयर एज मॉरल्स जो हमारे पास होते हैं ना, ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, ठीक है। इसकी वायलेशन जो है वो हमारे पास फॉर्मल या इनफॉर्मल सैंक्शंस वो आती हैं हमारे पास उसमें, ठीक है। अब मॉरल्स में एक है रिटन और एक है अनरिटन। तो जो रिटन मॉरल्स है ना, वो हमारे पास कंस्टिट्यूट करती है हमारे पास क्रिमिनल लॉ को, ठीक है। रिटन मॉरल्स इतनी वो सेंसिटिव बातें होती हैं कि वो हमारे पास क्रिमिनल लॉ बनाती हैं, ठीक है। अगर कोई क्रिमिनल जो मॉरल्स है, रिटन मॉरल्स, उसकी वायलेशन करेगा तो वो मतलब क्रिमिनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, तो वो हमारे पास क्राइम हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो? यस, हाँ जी, Yes, क्लियर ma'am. है, क्लियर है। Yes. यस क्लियर, आप चलें आगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गए नॉर्म्स का, उसमें फोकवेज है और मॉरल्स है, और वैल्यूज हमारे पास आइडियल प्रिंसिपल्स फॉर अ सोसाइटी टू फॉलो, ठीक है। अब हम इविल के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज इविल। तो इविल इज एनी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, रॉन्गफुल एक्शन और कैरेक्टर फ्लॉ, ठीक है। अब नेचुरल इविल है हमारे पास और मॉरल इविल है। नेचुरल इविल तो ये है कि नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, ठीक है, हमारे पास ज़िलज़िला आ गया, फ्लड आ गया, तूफान आ गया, या फिर कोई एक्सक्यूज मी कंजेनिटल लाइबा, डिजीजेस हो गई। जी जी लाइबा ये आप स्लाइड्स शेयर कर रही हैं या स्लाइड्स मूव हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास सोशल डेविएंस की स्लाइड आ रही है। जी, मैंने आपको बताया कि ये इन लेक्चर्स में ये नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर लूंगी, अच्छा जी, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो इविल जो है इसमें हमारे पास नेचुरल इविल्स हैं और मॉरल इविल्स हैं। नेचुरल इविल्स वो होते हैं ना कि जिनके लिए आप ह्यूमंस को यू कैन नॉट हेल्ड देम अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इविल, ठीक है। मतलब अब सैलाब आ गया तो आप किसी को तो कह नहीं सकते कि आपकी वजह से सैलाब आया, वो तो बस नेचुरली उसने आया है, ना कोई ज़िलज़िला खुद लेके आ सकता है, वो कुदरत की तरफ से होता है, कुदरती आफात जो होती हैं, या फिर कंजेनिटल डिजीजेस हों। और दूसरा हमारे पास है मॉरल इविल, ठीक है। ये मॉरल इविल क्या होता है कि दीज आर द एक्ट्स ऑफ ह्यूमंस दैट आर कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग, ठीक है। जैसे कोई चोरी कर देता है तो वो जो है तो ही हैज, वो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी आ जाता है, ठीक है। आप उसकी मोरालिटी को क्वेश्चन करते हैं कि इसने चोरी की है तो बहुत गलत है, तो हमारे मॉरल्स वैल्यूज के खिलाफ है ये चीज, ठीक है। तो ये इविल हमारे पास ये है। अब हम पढ़ेंगे डेवियंस। डेवियंस हमारे पास क्या है? डेवियंस बेसिकली अगर आप उसका उर्दू मीनिंग देखें ना, तो उसका उर्दू मीनिंग है इनहिराफ। इनहिराफ होता है किसी अगर हम सिंपल अल्फाज में उसको बोलें तो इट्स एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि वो लाइट रेज जब आती थी तो डेविएट हो जाती थी, ठीक है, डेविएट होती थी एट द राइट एंगल, और हम ये कहते थे, तो मतलब वो जो उसका पाथवे था उससे थोड़ा इट वुड मूव अवे फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। तो वो अपनी पाथ से इधर उधर होना जो होता था वो डेवियंस होता था उसका। इसी तरह सोशल डेवियंस क्या होता है कि जब हमारे पास नॉर्म्स और वैल्यूज होती है ना, उससे कोई हट के चले। अब थोड़ा हट के चल रहा है या ज्यादा हट के चल रहा है, फिर वो डिफाइन करता है कि वो क्राइम कर रहा है या नहीं, ठीक है। लेकिन सोशल डेवियंस इज मूविंग अवे फ्रॉम योर सोशल नॉर्म्स, ठीक है। अब डेवियंस का ऑपोजिट क्या है? कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी क्या होता है कि स्टिकिंग टू द नॉर्म्स, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स चलना, और डेवियंस उसका ऑपोजिट है, अवे फ्रॉम द नॉर्म्स। तो
हमारे पास डेवियंस जो है तो इसमें सम नॉन कन्फॉर्मिटी इज ग्लोबल, ठीक है. नो वन कन्फर्म्स कंप्लीटली टू स्टेटस पोजीशंस, नो वन एक्सेप्ट्स क्लास और कल्चर कंप्लीटली, नो वन इज सिंपली अ रोबोट. हर इंसान एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ वो डेवियंस शो करता है, बी इट ऑन अ स्मॉल स्केल और अ लार्ज स्केल, ठीक है. So this non-conformity is defined as antisocial behavior. जो हमारे पास सोशल नॉर्म्स हैं उससे हट के चलना एंटी सोशल बिहेवियर हो गया, ठीक है. तो दिस नॉन कन्फॉर्मिटी इज डिफाइंड एज एंटी सोशल बिहेवियर दैट डिपार्ट्स फ्रॉम ग्रुप्स नॉर्मेटिव एक्सेप्शंस और फ्रॉम सोसाइटीज एक्सेप्टेड वेज, ठीक है. When human behavior is in a disapproved direction and exceeds limit of community's toleration, it is called a deviant behavior. ठीक है. एक तो वो already disapprove हुआ है society से, ठीक है, कि ये हमारे norms के मुताबिक नहीं है, he is moving away from that from our norms. और फिर ये कि वो उसको कंटिन्यू भी रख रहा है, मतलब वापस उस पाथ पे आ ही नहीं रहा, ठीक है. मतलब उसने कम्युनिटी की टॉलरेंस लेवल को बस उसने बिल्कुल वो क्रॉस कर चुका है. तो दैट्स डेविएंट बिहेवियर, वो पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी हो जाता है, ठीक है. ऑपोजिट ऑफ डेविएंस इज कंफॉर्मिटी. अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है डेविएंस के. डेविएंस हमारे पास, इट इज द एक्शन दैट सोसाइटी कंसिडर्स outside the accepted order. It is usually condemned. It is condemned because it is considered a threat to the society. Conformity means disobedience to the norms, whereas deviance is their violation. ठीक है. अब ये पॉइंट याद रखें, all crimes are acts of deviance, but not all acts of deviance are crimes. ठीक है. Hello, can you guys hear me? जी 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 मैम, प्लीज गो अहेड. ठीक है. अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डिविएंस हम पढ़ लेते हैं. एक प्राइमरी डिविएंस है, एक सेकेंडरी डिविएंस है. प्राइमरी डिविएंस ये होता है ना कि इट इज द बिहेवियर दैट पीपल डू नॉट ट्रीट एज डिविएंट बिकॉज आइदर दे आर अनअवेयर ऑफ इट और दे रिगार्ड इट ट्रिवियल. उनको बहुत पेटी, बहुत इनसिग्निफिकेंट सी चीज लगती है, छोटी सी चीज लगती है, ठीक है. और सेकेंडरी डिविएंस क्या होती है, इट अकर्स व्हेन पीपल आर लेबल्ड एंड ट्रीटेड एज डिविएंट्स एंड डिविएंस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी. अब मैं आपको प्राइमरी डिविएंस की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, और फिर वो सेकेंडरी डिविएंस की भी एग्जांपल आपको देती हूँ. प्राइमरी डिविएंस क्या होता है कि एक बंदी ने जाके चोरी कर ली है, ठीक है, एक बार उसने चोरी कर ली है, दैट्स द इनिशियल एक्ट ऑफ डिविएंस. ये उसकी प्राइमरी डिविएंस हो गई, ठीक है. वो थोड़ा सा हट के चली है सोसाइटी के नॉर्म्स से, उसने उसकी वायलेशन की है. लेकिन अगर वो उसी को कंटिन्यू रखे और वो उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाए और लोग उसको उसी, मतलब वो उसकी पहचान बन जाए, लोग उसको उसी से लेबल करें कि ये चोर है, ठीक है, तो वो डिविएंट, ये सेकेंडरी डिविएंस हो जाती है, ठीक है. वो उनकी आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाती है. अब इसमें लेबल करते हैं लोग इसको, ठीक है. लेबलिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. लेबलिंग थ्योरी है कि सब लोग उसको कहते हैं कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, बस वो उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है. तो वो बंदा जो होता है या बंदी जो होती है वो बस कहती है कि हाँ बस ठीक है, मुझ पे ये लेबल लग गया है तो मैं अब इसी तरह ये करूंगी, ठीक है. तो ये सेकेंडरी डेविएंस हो गई हमारे पास. अब हमारे पास फॉर्म्स ऑफ डिविएंस में डिफरेंट जो है, तो छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारे एक्ट्स हैं जो डिविएंस के होते हैं. डिविएंस आपका ये भी है कि आप लिटरिंग करते हैं या किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होती हैं, आप वहां जाते हैं, ये भी डिविएंस है. लेकिन ये फॉर्म्स ऑफ डिविएंस ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है, सुसाइड है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज है, चाइल्ड अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, डिलिंक्वेंसी है, क्राइम, वायलेंस, ये सब हमारे पास फॉर्म्स ऑफ डिविएंस हैं. अब हमारे पास कॉजेज ऑफ डिविएंस हैं. हमारे पास 3 कॉजेज हैं, ठीक है. ये हम थियरीज में भी पढ़ेंगे, इसमें भी हम पढ़ लेते हैं. इंडिविजुअल कॉज है, सोसाइटी एज अ कॉज एंड कल्चर एज अ कॉज. इंडिविजुअल एज अ कॉज हमारे पास कैसे हो सकता है, ठीक है. उसमें हमारे पास फिर 3 थियरीज हैं, रिलीजियस थियरी, बायोलॉजिकल थियरी एंड साइकोलॉजिकल थियरी.
रिलीजियस थ्योरी हमारे पास ये कहता है कि ये हमारे पास प्री क्लासिकल जो एरा से ये प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट भी है हमारे पास कि पहले जमाने में ये होता था कि लोग जिस पावरफुल चीज को देखते थे तो उसकी इबादत शुरू कर देते। अगर इंसान ने आग को देखा और उसको लगा कि ये बहुत पावरफुल है तो उसने उसकी इबादत शुरू कर दी। पानी को देखा ये बहुत पावरफुल है, उसकी इबादत शुरू कर दी। ठीक है, और फिर उस टाइम पे तो लोगों की सोच बहुत लिमिटेड थी, बहुत प्रिमिटिव सोच के लोग थे। तो उस टाइम पे क्या करते थे वो लोग कि अगर कोई क्राइम कमिट करता था तो वो लोग ये नहीं कहते थे कि ये इस इंसान ने किया है, वो कहते थे कि इसके जो कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो इसके अंदर आ गई हैं और इससे ये काम करवा रही हैं। तो ये जो है तो ये सुपर नेचुरल पावर्स कर रही हैं। तो ये डिमोनिक पोसेशन वो बात थी इसमें कि इंडिविजुअल जो है तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई सुपर नेचुरल पावर आ गई है, उसने करवाया है। फिर बायोलॉजिकल थ्योरी जो है थी, मैंने आपको बताया था कि इसमें ये कहते थे कि ये बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में हम पढ़ेंगे कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है, वाई क्रोमोसोम, ठीक है, जो क्रिमिनल है। तो नॉर्मली हमारे पास फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और मेन में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो एक्स वाई एक्स मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता था अगर फीमेल में, तो वो भी हमारे पास क्रिमिनल होती थी, ये अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम था और एक एक्स्ट्रा वाई दूसरा आ जाता था, वाई एक्स वाई हो जाता था, वो तो वो कहते थे कि इसमें जो है तो ये क्रिमिनल है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल अरेंजमेंट वो कहते थे कि ये क्रिमिनल्स हैं। और साइकोलॉजिकल थ्योरी वो कहते थे कि वो मॉरली डिप्रेव्ड है, मतलब उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया कि इंडिविजुअल कॉजेज उसकी क्या क्या हो सकती थी। अब सोसाइटी एज अ कॉज हमारे पास क्या है, अब ये भी हम थियरीज में पढ़ेंगे और ये हम सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ेंगे। इसमें ये है कि इसमें 4 इन्होंने बताए: ट्रांजिशनल नेबरहुड, लेबलिंग अप्रोच, डिफरेंशियल एसोसिएशन एंड क्लास एंड सोशल स्ट्रक्चर। अब ट्रांजिशनल नेबरहुड, ठीक है, वो स्लम एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, और वो देख रहे हैं कि पॉपुलर कल्चर ये है कि आपके पास मतलब इर्द गिर्द अपने लोगों को देख रहे हैं, खुद तो वो मतलब वो पूरा एरिया गरीबी में सही डूबा हुआ होता है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग को वो देखते हैं तो अच्छा उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास बड़े घर हैं, वी नीड दिस। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये नहीं, ये हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो अब वो ये नहीं जो नॉर्म्स में जो सही रास्ता बताया है उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम वो अख्तियार करें, वो जो है तो वो और जो क्रिमिनल वेज है उनकी तरफ जाते हैं, जो कि डिवियंस में आ जाते हैं। ठीक है, उनके अडॉप्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है कि डिवियंस की एक कॉज ये हो जाती है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी नॉर्म्स जो है तो वो बिल्कुल जो है तो एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो वो उस तक गोल तक तो रीच करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो उनकी जो पाथ है वो जो सोसाइटी ने उसके लिए डिटर्मिन की है उसके साथ उसके थ्रू नहीं जाना चाहते, शॉर्टकट से जाना चाहते हैं। ठीक है, फिर है लेबलिंग अप्रोच। अब लेबलिंग अप्रोच में क्या होता है कि वो डिटेल्स जो है उसको बार बार कहते रहते हैं कि अच्छा ये चोर है, उसको लेबल दे देते हैं एक चीज का। ठीक है, तो वो जो बंदा होता है, अगर फॉर एग्जांपल वो प्राइमरी डिविएंट है, उसने एक बार चोरी कर ली और किसी ने उसको देख लिया और वो उसको मुसलसल बुलाता जाए कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, तो बंदा कहेगा कि बस वैसे भी इसने मुझे कह दिया कि तुम चोर हो तो बस अब मैं चोर ही सही हूँ। ठीक है, तो ये इसकी लेबलिंग अप्रोच ही है, लेबलिंग थ्योरी है ये, कि आप किसी को लेबल करते हैं, उसको बार बार वही चीज बुलाते हैं तो साइकोलॉजिकली वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ये चीज हूँ। अब डिफरेंशियल एसोसिएशन ये कि a man is owned by the company he keeps ना, तो जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके एजुकेशनल लेवल क्या है, उनके मेंटल लेवल क्या है। ठीक है, तो उससे भी हमारे पास ये इसके सोसाइटी में रहते हैं तो इर्द गिर्द तो लोग जरूर होंगे, तो उनकी वजह से जो है तो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट उस बंदे के ऊपर पड़ रहा है, वो डिवियंस की तरफ जा रहा है। फिर है क्लास एंड सोशल स्ट्रक्चर। particular class and social structure lead an individual to be a deviant। जो मैंने transitional neighborhood में बताया कि जो वो एक अगर वो लोअर क्लास में है तो वो अपर क्लास में जाने के लिए नॉर्म्स जो है तो उसको फॉलो नहीं करता, शॉर्टकट के लिए वो डिविएंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये है कॉजेज ऑफ डिवियंस। ठीक है,
ये हमारे पास, ये हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि रॉबर्ट मर्टन का एक चार्ट है और वो हमें बताता है इसके बारे में कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं और वो एडॉप्टेशंस उनकी होती हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि ही कॉल्स डिविएंस मींस बाय व्हिच पीपल अडॉप्ट टू द डोमिनेंट कल्चर। एक गोल्स होते हैं उनकी सोसाइटी के, ठीक है, और एक उसके अचीव करने के लिए वेज होते हैं, ठीक है। वो उन वेज को नहीं देखते कि हम सही वे को चूज करें या गलत को, वो कहते हैं कि हमने इन गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। ये हमारे पास सोशल स्ट्रेन थ्योरी में आता है और ये रॉबर्ट मर्टन ने ये चार्ट प्रेजेंट किया था और वो क्या कहता है हमारे पास के crime and criminality is a result of imbalance between cultural goals and opportunities provided by the society, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास 5 एडॉप्टेशंस है इसके लिए, ठीक है, 5 तरीके वो अपनाते हैं। अब उसमें से एक तरीका तो बिल्कुल ठीक है, कंफर्मिटी है, ठीक है, वो कंफर्मिस्ट होते हैं, लेकिन 4 जो है वो गलत है, वो डेविएंट है, ठीक है। अब जो कंफॉर्मिस्ट हैं, कंफॉर्मिटी जो है, कंफॉर्मिटी हमने ऊपर पढ़ा भी कि वो हमारे पास उसको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे सोसाइटी ने जो वेज हमें बताए गोल्स को अचीव करने के लिए, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो गोल्स हैं वो भी जो सोसाइटी ने हमारे पास सेट किए होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। Agreement between an individual behavior and a group standards or expectations, and a conformist is one who follows the majority's desires and standards, ठीक है। फिर आते हैं इनोवेटिव, ठीक है, जो जिनमें जो क्या करते हैं, इनोवेशन इनमें होती है, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, ठीक है। अब इनके गोल्स वही इन्होंने अचीव करने होते हैं जो सोसाइटी ने इनको बताए हैं, लेकिन वेज उनको वो नहीं पसंद, ठीक है। दे डोंट वांट टू गो फॉर द लॉन्गर रूट, ठीक है, वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वो डिफरेंट रूट्स डिफरेंट वेज ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली ये लोग हमारे पास क्रिमिनल्स होते हैं, कि गोल्स तो इनके वही हैं कि इन्होंने हाई स्टेटस लेना है उसको, लेकिन इनके वेज जो हैं तो वो डिविएंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास रिचुअलिस्ट, ठीक है। इनकी डिविएंस की वो क्या कॉज क्या होती है, रिचुअलिज्म। These people obey norms outwardly by going through the motions, but they lack inner commitment to their roles and the underlying values of the social system. क्या करते हैं ये लोग, गोल्स जो होते हैं ना इनके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इनके जो जो सोसाइटी के गोल्स होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। इनके अंदर वो कमिटमेंट नहीं होती उस रोज के लिए, कि बस ठीक है जो रास्ता है बस उस पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन ऐसे सच कोई इनका गोल होता नहीं, ठीक है। इसके लिए एक कोट है कि डिसफंक्शनल ब्यूरोक्रेट्स आर द बिगेस्ट रिचुअलिस्ट्स, ये फिर आप नोट कर लें। अच्छा, फिर है रिट्रीटिस्ट, हमारे पास आ जाते हैं रिट्रीटिज्म, द रिजेक्शन ऑफ कल्चरली प्रिस्क्राइब्ड गोल्स एंड द कन्वेंशनल मींस ऑफ अटेनिंग देम, ठीक है। ना इनके गोल सोसाइटी के मुताबिक होते हैं, ना इन्होंने वेज सोसाइटी के मुताबिक लेने, ठीक है। अब ये भी प्रोबेबल क्रिमिनल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। बस ये डल से होते हैं, इनको जिस रास्ते पे ले गए तो ले गए, डिविएंस इनमें कोई सेंस नहीं होती कि हम डिविएंस करें या क्या, ठीक है। और फिर रिबेल्स होते हैं हमारे पास। रिबेल्स क्या करते हैं हमारे पास के उनके गोल्स भी न्यू होते हैं और इनके वेज जो होते हैं वो भी हमारे पास न्यू होते हैं बिल्कुल। जो रिबेलियन, अपराइजिंग और इंसरेक्शन इज द रिफ्यूजल ऑफ disobedience or order. It may therefore be seen as encompassing a range of behaviors aimed at destroying or taking over the position of an established authority such as a government, governor, president, political leader, financial institution or a person in charge. इस ये जो रिबेल्स होते हैं ना, हमारे पास प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, इनके अपने गोल्स होते हैं, इनके अपने वेज होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सोसाइटी का जो गोल होगा तो वो ये होगा कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, नहीं इनके डिफरेंट होते हैं कि हमने किसी गवर्नमेंट को टेक ओवर करना है, ठीक है, हमने किसी कंट्री को टेक ओवर करना है। फॉर एग्जांपल जो टीटीपी है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या होती है कि कंफर्मिटी जो है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स होता है, मतलब
ज्यादातर लोग तो बिल्कुल कन्फॉर्मिस्ट होते हैं, डिविएंट बहुत कम होते हैं, मतलब क्रिमिनल्स तो हर कोई तो क्रिमिनल नहीं होता, बहुत कम ही क्रिमिनल्स होते हैं। फिर इनोवेशन जो है तो ये टिपिकल क्रिमिनल रिस्पॉन्स होता है हमारे पास। रिचुअलिज्म जो है वो हैबिचुअल रिस्पॉन्स है हमारे पास। रिट्रीटिज्म टिपिकल ऑफ ड्रग यूज। रिट्रीटिज्म का वो है कि बस इसको जो जहाँ ले गया तो चला गया, ये भी इनमें भी ये भी प्रोबेबल क्रिमिनल्स होते हैं। और रिबेल्स जो होते हैं ये रेडिकल चेंज चाहते हैं, मतलब एकदम से बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं, और ये भी हमारे पास क्रिमिनल्स होते हैं, प्रोबेबल क्रिमिनल्स होते हैं। अच्छा, ये रॉबर्ट मर्टन का चार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्राइम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्राइम क्या है। क्राइम इज बेसिकली वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉज, ठीक है, या एनी बिहेवियर which is prohibited by the law and for which some punishment is prescribed, ठीक है। इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस आप फिर इसमें से नोट कर सकते हैं। क्राइम इज एन एक्ट और एन omission prohibited by law, the violation of which is prosecuted by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a private wrong, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको नेचर ऑफ क्राइम समझा देती हूँ। प्लीज, जिसका भी माइक है प्लीज ये ऑफ कर दें। एक्सक्यूज मी मैम, जी ये थोड़ा ब्रेक नहीं लेते? सेशन शायद ये एक्सटेंडेड है। जी जी, लड़के कह रहे हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। चलें ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, सही है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। चलें ठीक है, ठीक है। ठीक है।